नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। महाराष्ट्र में जो कुछ चल रहा है, आपको अनयूजुअल नहीं लगता है? 40 दिन बाद मंत्रिमंडल विस्तार, और मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया तो कौन से विभाग किस गुट के पास जाएंगे, यानी एकनाथ शिंदे को कौन-कौन से विभाग मिलेंगे, भारतीय जनता पार्टी के पास कौन से विभाग रहेंगे? क्या ये ऐसा नहीं लगता है कि ये सब अगर तय नहीं हो पा रहा है और 40 दिन तक अगर मंत्रिमंडल का विस्तार ही नहीं हो पा रहा था, तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे थे, सवाल उठाए जा रहे थे कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ही मिलकर के कैबिनेट के सारे फैसले ले रहे हैं, अहम फैसले ले रहे हैं, तो कुछ सवाल तो उठते हैं। दूसरे, अगर एकनाथ शिंदे के जितने भी सहयोगी आए हैं उनके साथ, 55 में से 40 एमएलए टूट करके आए थे और कुछ निर्दलीय करीब 10 के आसपास, वो सारे के सारे अगर मंत्री बनना चाहें, यानी सत्ता में शामिल होना चाहें, और जिसका नंबर नहीं आ पा रहा है, क्योंकि अभी 40 दिन बाद जो विस्तार हुआ है उसमें तो केवल 9 मंत्रियों ने शपथ ली है। 9 भारतीय जनता पार्टी के, 9 एकनाथ शिंदे गुट के। तो भारतीय जनता पार्टी के पास भी 120 एमएलए तो हैं, कुछ छोटे दलों के हैं, कुछ निर्दलीय हैं, कुछ उनके अपने 105-6 हैं। तो सारे विधायक अगर भारतीय जनता पार्टी के भी चाहने लगें कि हमें मंत्री बनना है, और सारे एमएलए अगर एकनाथ शिंदे के भी चाहें, तो क्या होगा इस सरकार का? बैंड बजते हुए ज़्यादा समय लगेगा नहीं। और ये बात मैं किस लिए कह रहा हूँ? क्योंकि एकनाथ शिंदे के करीबी और जो शुरू में बगावत करने वाले विधायक थे, जो इनके साथ सूरत पहुंच गए थे, उनमें औरंगाबाद पश्चिम से आने वाले संजय शिरसाट भी थे। और संजय शिरसाट के बारे में आप जानते हैं कि ये वो एमएलए हैं जिन्होंने उद्धव ठाकरे की एक तरीके से पोल खोली थी। उन्होंने वो 3 पेज की चिट्ठी लिखी थी जिसमें ये गंभीर आरोप लगाए थे उद्धव ठाकरे पर कि वो हम लोगों से मिलते नहीं थे। हम वर्षा जो बंगला है चीफ मिनिस्टर का, उसके सामने खड़े रहते थे 2-2 घंटे, 3-3 घंटे। हमें मिलने का समय नहीं दिया जाता था और हमारे फ़ोन कॉल एक्सेप्ट नहीं किए जाते थे, रिसीव नहीं किए जाते थे, और उस पर फिर इनको सफाई देनी पड़ी थी। वो संजय शिरसाट उन 9 मंत्रियों में नहीं हैं जिन्होंने अभी शपथ ली है एकनाथ शिंदे गुट के। तो उन्होंने परसों रात एक ट्वीट किया, और उस ट्वीट में उद्धव ठाकरे का एक भाषण था, औरंगाबाद का कोई पुराना भाषण था, और उस पर उन्होंने लिख दिया कि उद्धव ठाकरे ही परिवार के मुखिया हैं। जब इस पर बवाल शुरू हुआ, खास तौर से मराठी मीडिया में जब सवाल खड़े किए जाने लगे कि ये हो क्या रहा है, और जो संजय शिरसाट सबसे पहले कूदकर इनके साथ आए थे, सूरत भी गए थे, जिन्होंने पत्र भी लिखा था, वो अचानक इस तरह के ट्वीट क्यों कर रहे हैं? तो जब बवाल हुआ, जाहिर है एकनाथ शिंदे ने, उनके करीबियों ने संजय शिरसाट से बात की होगी। उसके बाद उन्होंने वो ट्वीट हटा भी दिया और एक मराठी चैनल से बातचीत करते हुए उस पर सफाई भी दे डाली, बल्कि फिर से वही सारी बातें दोहराना शुरू किया कि साहब वो मुखिया जरूर रहे हैं,
पर उन्होंने परिवार की बात नहीं मानी, परिवार की भावनाओं का ख्याल नहीं रखा और वो कांग्रेस और एनसीपी के साथ चले गए। तो हम उनसे नाराज थे, नाराज हैं। इस तरह की बातें कही। एग्जैक्टली उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, मैंने जो ट्वीट किया वो विधानसभा में उद्धव ठाकरे का भाषण था। उस भाषण में उन्होंने महाराष्ट्र के बारे में अपनी राय रखी थी। उन्होंने कहा था कि वे परिवार के मुखिया की भूमिका निभा रहे थे, इसलिए आज भी मेरा ये मत है कि यदि आप परिवार के मुखिया की भूमिका निभा रहे हैं, तो कहीं न कहीं आपको परिवार के सदस्यों की राय पर विचार करना चाहिए। संजय शिरसाट ने एक मराठी समाचार चैनल से बात करते हुए कहा, मेरे ट्वीट का यह अर्थ था कि आपको अपनी राय के बजाय अपने परिवार की राय का सम्मान करना चाहिए। और लगे हाथ उन्होंने ये भी कहा कि एकनाथ शिंदे के साथ हैं और कोई नाराजगी नहीं है। हमने उद्धव ठाकरे को परिवार का मुखिया माना, लेकिन उन्होंने नहीं सुनी, इसलिए हमें वर्तमान स्थिति के लिए भी खेद है। मैंने इसलिए यह ट्वीट नहीं किया क्योंकि मुझे मंत्री पद नहीं मिला। मैं सिद्धांत का आदमी हूँ, शिंदे गुट के साथ अब तक के अपने सफ़र में हमेशा मुखर रहा हूँ। मैं वही बोलता हूँ जो सही लगता है। मेरा भी यही मानना था कि उद्धव ठाकरे को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के साथ नहीं जाना चाहिए था। मैं अब भी इसके साथ खड़ा हूँ। हम सभी खुश हैं। सवाल ये है कि अगर आप खुश हैं, अगर सब कुछ ठीक-ठाक है, तो आपने वो ट्वीट किया ही क्यों? और उस पर ये लिखा ही क्यों कि उद्धव ठाकरे परिवार के मुखिया हैं? बाद में जब बवाल हुआ तो आपने ट्वीट हटा लिया। मैंने ये बात क्यों लिखी है कि साहब, महाराष्ट्र में समय से पहले चुनाव हो सकते हैं। ये बहुत सोच समझ कर के बात कही है। इसकी वजह ये है, एक तो जो कारण मैंने बताया कि साहब, जो कुछ ये चल रहा है, आप एक खबर देखिए ज़रा, इसका मैं स्क्रीन शेयर करता हूं आपके साथ। इस खबर में क्या है? महाराष्ट्र में कैबिनेट विस्तार के बाद भी विवाद बरकरार, विभाग बंटवारे को लेकर शिंदे बीजेपी में खींचतान। महाराष्ट्र कैबिनेट और सूत्रों के मुताबिक महाराष्ट्र में जनता से सीधे कनेक्ट करने वाले विभाग बीजेपी अपने पास रखना चाहती है। इस पर एक राय नहीं होने के चलते विभागों का बंटवारा नहीं हो पा रहा है। यह पूरी खबर चल रही है मीडिया में और इसका मतलब ये है कि भले ही मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया है, लेकिन विभागों का बंटवारा नहीं हो पा रहा है। और जिन एकनाथ शिंदे को भारतीय जनता पार्टी ने बेमन से मुख्यमंत्री के तौर पर स्वीकार किया है, कम से कम महाराष्ट्र बीजेपी की तो बात मैं कर ही सकता हूं। जिस समय शपथ ग्रहण हो रहा था उस समय भी हम और आप देख ही रहे थे, चाहे देवेंद्र फडणवीस हों या उनके दूसरे सहयोगी हों। चंद्रकांत पाटिल ने तो कह ही दिया था कि हमने अपने सीने पर पत्थर रख करके एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार किया है। तो ऐसे में अगर एकनाथ शिंदे गुट हर चीज में अपनी मनमानी चलाने की कोशिश करेगा, तो भारतीय जनता पार्टी, जो उनसे करीब करीब सवा दो गुना बड़ी पार्टी है, सवा दो गुना ज़्यादा स्ट्रेंथ है, जिसके बारे में खुद शिंदे ने भी शुरू में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि ये बड़प्पन है देवेंद्र फडणवीस का और भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व का, यानी प्रधानमंत्री का और अमित शाह का, कि उन्होंने बड़ा दिल दिखाते हुए हमें चीफ मिनिस्टर बनाया है। वो चीफ मिनिस्टर क्यों बने हैं, क्यों बनाए गए हैं,
ये एकनाथ शिंदे भी जानते हैं, ये शरद पवार और उद्धव ठाकरे भी जानते हैं। भाजपा नेतृत्व एक मैसेज देना चाहता था कि हम मुख्यमंत्री पद के इतने लालची भी नहीं हैं, जितना ये दुष्प्रचार कर रहे हैं कि उद्धव ठाकरे की इसलिए बलि ली गई है ताकि भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री बना सके। तो यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन बहुत सारे विश्लेषक हैं जो ये मानते हैं कि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी ने शिवसेना के बागी गुट के सामने आत्मसमर्पण करके एक बड़ी गलती की है, वैसी ही जैसी बिहार में नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बना करके की थी, जबकि भारतीय जनता पार्टी के पास वहां भी इनके मुकाबले 20 सीटें ज़्यादा ही थी। तो वो गलती फिर इन्होंने महाराष्ट्र में दोहरा दी है। लेकिन भाजपा नेतृत्व को लग रहा था कि जो मराठा है उनमें एक मैसेज चला जाएगा, इनके दुष्प्रचार की काट भी हो जाएगी। लेकिन जो कुछ चल रहा है पिछले करीब करीब 1.5 महीने से वहां, उससे तो कोई शुभ संकेत नहीं मिलते हैं। एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बना करके अगर भारतीय जनता पार्टी ने ये सोचा कि वो ज़्यादा चूं चपाट नहीं करेंगे और जैसे ये लोग चाहेंगे वैसे फैसले होते जाएंगे, वैसा लग नहीं रहा है। और अभी ये चूंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में भी है, ये मामला अभी चुनाव आयोग के सामने भी है, वहां से अगर कोई विपरीत नतीजे आ जाते हैं, फैसला आ जाता है जो एकनाथ शिंदे के पक्ष में ना हो, तो उसके बाद ये सिचुएशन बन सकती है कि अक्टूबर 2019 के बजाय महाराष्ट्र में पहले ही, बल्कि मैं तो कहूँगा कि गुजरात के साथ और हिमाचल के साथ ही कहीं विधानसभा चुनाव ना हो जाए। और शायद भारतीय जनता पार्टी इसके लिए तैयार भी होगी मानसिक रूप से, क्योंकि अगर ऐसे ही हिचकोले खाते खाते महाराष्ट्र में ये मौजूदा सरकार चलनी है, तो उससे बेहतर रहेगा कि नए तरीके से चुनाव हो जाए और उसके बाद देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में सरकार बने और चले। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, वीडियो को फॉरवर्ड भी करें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।